Hello dear viewers, Assalamu alaikum. I am Feroz Shah and you are welcome to my channel Physics with Feroz Shah. सबसे पहले माजरत खा हूँ, काफ़ी दिन बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि दो तीन रीज़न थे। रमज़ान था और कुछ रिश्तेदारों की डेथ भी हुई थी मेरे, और ईद भी आ गई थी, तो वापस कनेक्ट होते हैं। और आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स वेक्टर्स जो चैप्टर है इसका लेक्चर नंबर 2 है। हम लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये जो कंटेंट आप देख रहे हो ये फुल चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर है। इंट्रोडक्शन से लेकर टार्क तक ये फुल चैप्टर है। इस फुल चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 में हमने ये 3 पॉइंट्स पढ़े थे। दीज 3 पॉइंट्स वर डिस्कस्ड इन लेक्चर नंबर 1। आज हम लेक्चर नंबर 2 में एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बातें करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक फॉर टुडे इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैं जितनी भी बातें आज करूंगा वो सारी बातें डियर स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे करूंगा। एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए आपके पास पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए? So the first sentence, the first point, definition of addition of vectors. The first point is, what is addition of vector? My dear student, addition of vector एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को आपस में कंबाइन करते हैं और उनसे एक नेट रिजल्ट वेक्टर हासिल करते हैं। The full process is called addition of vectors. So मैं लिख सकता हूं आपके लिए कि what is addition of vector? It is the process to combine. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंबाइन करते हैं 2 or more vectors. इसमें दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं to get a new vector called resultant vector. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं और उन दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से हमें एक रिजल्ट वेक्टर मिल जाता है, एक न्यू वेक्टर मिल जाता है। द फुल प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जनरल सिंबल होता है आर एरो। ये जनरल सिंबल है, आप हर रिजल्टेंट को आर एरो कह सकते हो, बट स्पेसिफिक सिंबल भी लोग यूज करते हैं। यानी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस विल बी डिनोटेड बाय एफ, द रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटीज विल बी डिनोटेड बाय वी, द रिजल्टेंट ऑफ मोमेंटा विल बी डिनोटेड बाय पी, एंड सो ऑन। बट दीज आर द स्पेसिफिक सिंबल्स। लेकिन रिजल्टेंट के लिए एक जनरल सिंबल इस्तेमाल होता है आर। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया ये डेफिनेशन था। हमने डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को कंबाइन करके उनसे एक नया वेक्टर हासिल किया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। देयर इज फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मैंने एक वेक्टर लिया है ए, ये एक वेक्टर है ए और प्लस का मतलब मैं इसके साथ कंबाइन कर रहा हूं। याद रखिए प्लस इन वेक्टर मींस कंबाइन। ए के साथ मैं एक वेक्टर कंबाइन कर रहा हूं बी, और फर्ज करें फिर मैंने इसके साथ एक और वेक्टर कंबाइन किया सी, और इस तरह जितने भी वेक्टर्स हो 4, 5, 6, 7 जो भी हो उन सबको मैं कंबाइन कर रहा हूं। इस कॉम्बिनेशन से आखिर में मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल जाएगा। तो यहां से लेकर यहां से जो हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया और यहां हमने इस प्रोसेस को एंड किया, फ्रॉम द स्टार्ट अप टू एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स डियर स्टूडेंट्स। ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ, डेफिनेशन हुआ। नाउ लेट मी डिस्कस द पॉइंट नंबर 2। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का पॉइंट नंबर 2 आपके लिए। पॉइंट नंबर 2 क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? द पॉइंट नंबर 2 ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज there are two types of addition of vector. There are two types of addition of vectors. वेक्टर्स को ऐड करने के दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स, टाइप्स कहो या मेथड्स कहो। देयर आर टू मेथड्स फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
उनमें से जो पहले नंबर पे है दैट इज द फर्स्ट वन। इसमें जो फर्स्ट मेथड है, द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, पहला मेथड हेड टू टेल रूल कहलाता है। और इसमें जो सेकेंड मेथड है, द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम वेक्टर की एडिशन कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से भी, और हम वेक्टर की एडिशन कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल भी। कैसे करेंगे, तो मैं दोनों के स्टेप्स लिखता हूं, फिर आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं वेक्टर्स कंसिडर करके, रिजल्ट बताकर। हेड टू टेल रूल का जो स्टेप्स है, द स्टेप्स ऑफ हेड टू टेल रूल, द फर्स्ट स्टेप ऑफ हेड टू टेल रूल इज ड्रा फर्स्ट वेक्टर, ड्रा फर्स्ट वेक्टर ऑन ऑरिजिन। पहले वेक्टर को ऑरिजिन पे ड्रा करें। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है कि ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। Draw the second vector on the head of first vector, and so on up to last vector, so on up to last vector, आखिरी वेक्टर तक सिलसिला जारी रखें, and so on up to the last vector। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है, 4 स्टेप्स का प्रोसेस है, इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो एडिशन को कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। My dear students, the fourth step is that find the resultant. Find the resultant from tail of first. Origin कहो, from origin to head of last. To head of last. ये है my dear students, हमारे पास head to tail rule के 4 steps. Let me परफॉर्म इट। तो सेकेंड मेथड ऑफ एडिशन थोड़ी देर बाद आपको समझाता हूं, पहले मैं इन 4 स्टेप्स को समझा दूं आपको। तो समझाने की खातिर माय डियर स्टूडेंट मैं वैसे कह रहा हूं दैट लेट मी कंसिडर माय डियर स्टूडेंट्स कि एक वेक्टर ए है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं अभी आपके सामने, मैं ये स्टेप मिटाऊंगा, यहां इसको डायरेक्ट ड्रा करूंगा। एग्जांपल एक वेक्टर ए है और लेट मी कंसिडर वेक्टर ए इज 30 सेंटीमीटर और राइट। वेक्टर ए 30 सेंटीमीटर है और दाएं तरफ है। और मैं आपसे कहूं कि एक वेक्टर है बी, एंड वेक्टर बी इज लेट मी कंसिडर माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 50 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 50 सेंटीमीटर अपवर्ड। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इनका रिजल्टेंट मालूम करें, ए और बी का रिजल्टेंट मालूम करें, और मालूम करें बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द रिजल्टेंट फ्रॉम ऑरिजिन टू हेड ऑफ लास्ट बाय यूजिंग मीटर रॉड। बाय यूजिंग मीटर रॉड यूज करें, मालूम करें। मैंने आपको 2 वेक्टर दिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ए और बी दोनों का रिजल्टेंट आपसे मांग रहा हूं, लेकिन मेथड आपसे मांग रहा हूं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल मीन दैट रिजल्टेंट तक पहुंचने के लिए आपको इन 4 स्टेप्स से गुजरना होगा। तो मैं ये 4 स्टेप्स एक एक करके अप्लाई कर रहा हूं, आप मेरा साथ दीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मुझे ऑरिजिन लेना होगा, यानी मुझे लेना है अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो आप गौर फरमाइएगा, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। ये मैंने एक्स एक्सिस वाई वाई डैश लिया और ये पॉइंट ऑरिजिन कहलाता है, आप सब जानते हो। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द स्टेप्स जो है वो अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप कि जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर इसको ऑरिजिन पे ड्रा करो। किस तरफ ड्रा करना है? राइट। और कितना ड्रा करना है? 30 सेंटीमीटर। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट मी ड्रा 30 सेंटीमीटर लाइन। सो इसके लिए मैं एक्यूरेट लेना चाहता हूं, सो दैट्स व्हाई मैं मीटर रॉड से ले लेता हूं। फर्ज कीजिएगा ये मीटर रॉड मैंने ऑरिजिन पर रखा। डियर स्टूडेंट्स देखो, मैंने 0 से रखा है और 30 सेंटीमीटर आई हैव टू प्लॉट। सो ये 30 सेंटीमीटर आप बिल्कुल एग्जैक्ट रूलर से कर लें। यहां पर ये 30 सेंटीमीटर मार्क आ रहा है, यहां तक ये 30 आ रहा है।
सो आप देखिए, मुलाहिजा करें, मैंने ऑरिजिन पर वेक्टर ए ड्रा कर लिया है और वेक्टर ए इज 30 सेंटीमीटर एंड इट इज टूवर्ड्स राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप ये था कि ड्रा द सेकेंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब इसके बाद ये जो सेकेंड वेक्टर है इसको मैं इस फर्स्ट वेक्टर के हेड खोपड़ी पे ड्रा करूंगा, यहां इसकी खोपड़ी पे इसको ड्रा करूंगा। किस तरफ ड्रा कर रहा हूं? माय डियर स्टूडेंट, गिवन डायरेक्शन है राइट, सॉरी अपवर्ड। मैं अपवर्ड ड्रा करूंगा सेकेंड वेक्टर को, अपवर्ड। और कितना ड्रा करूंगा? आई हैव टू प्लॉट इट 50 सेंटीमीटर। सो अगेन यू हैव टू सीक द हेल्प ऑफ मीटर रॉड या रूलर। तो यहां से माय डियर स्टूडेंट्स आप मीटर रॉड रखें, ट्राई टू बी एक्यूरेट। आप डीबी रख लें ताकि एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। मैं अंदाजतन कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं पेपर नहीं दे रहा, आपने पेपर देना होगा। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं 50 स्पॉट पे जाके रोक लूंगा और ये है, आई थिंक नाउ इट्स करेक्ट, यहां पर ये 50 सेंटीमीटर मार्क हुआ। सो यहां से लेकर यहां तक ये हमारा नेक्स्ट वेक्टर बनेगा और ये जो नेक्स्ट वेक्टर है मैं इसको प्लॉट कर लेता हूं। हमारा नेक्स्ट वेक्टर वेक्टर बी, और ये वेक्टर बी यहां तक आया विच इज 50 सेंटीमीटर अपवर्ड। ओके, नाउ कितने स्टेप हो गए? 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप हेड टू टेल रूल एडिशन का ये है कि ड्रा द फर्स्ट वेक्टर ऑन ऑरिजिन। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप ये था कि ड्रा द सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट, हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है कि सो ऑन अप टू लास्ट वेक्टर, यानी अगर यहां वेक्टर सी भी दिया होता तो सी को मैं इसके खोपड़ी पे ड्रा करता, डी को मैं सी के खोपड़ी पे ड्रा करता, और इस तरह ये रूल चलता जाता सो ऑन अप टू लास्ट वेक्टर, जब तक आखिरी वेक्टर ना हो। फिलहाल तो एग्जांपल है तो बी ही हमारा आखिरी वेक्टर है, दूसरा नहीं है, तो स्टॉप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, आखिरी स्टेप क्या है? आखिरी स्टेप ये है कि फाइंड या ड्रा, वहां मैंने शायद फाइंड लिखा, आप ड्रा भी लिख सकते हो। ड्रा द रिजल्टेंट फ्रॉम द ऑरिजिन टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये बी यहां कौन सा वेक्टर है? उम्मीद है आप समझते हैं। आप कहें सर ये लास्ट वेक्टर है, क्योंकि बी के बाद आपको कोई वेक्टर नहीं मिला। सो क्या करूं? रिजल्टेंट ड्रा करूंगा इस ऑरिजिन से, यहां से मैं रिजल्टेंट ड्रा करूंगा और इस तक मैं रिजल्टेंट ड्रा करूंगा हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। फ्रॉम ऑरिजिन टू हेड ऑफ लास्ट we have to plot the resultant and then we have to measure it and that will be our answer of the question. So my dear students, ये ले मैंने origin पर रखा मीटर रॉड और यहां रखा और ये मैं प्लॉट कर रहा हूं एक वेक्टर आपकी खातिर। मैंने वेक्टर ड्रा किया और ये वेक्टर जो है इस वेक्टर को रिजल्टेंट बोलते हैं। जो प्रोसेस हमने किया, द प्रोसेस इज एडिशन ऑफ वेक्टर। क्यों? क्योंकि हमने इन वेक्टर्स को कंबाइन किया और इनके कॉम्बिनेशन से न्यू वेक्टर रिजल्टेंट हासिल किया। द प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। लेकिन जो स्टेप्स आपने फॉलो किए, द स्टेप्स आर कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। इसे हेड टू टेल रूल एडिशन कहते हैं, क्योंकि देखो इसमें एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। अब रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे मालूम करोगे भाई? मीटर रॉड से मालूम करोगे और किस चीज से मालूम करोगे? तो ये हमारे स्टूडेंट्स में मीटर रॉड रख रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सही डिटेक्ट कर पाऊं, एंड इट इज राउंड अबाउट 60 सेंटीमीटर। तो यहां पर रिजल्टेंट जो है इट इज 60 सेंटीमीटर। रिजल्टेंट जो है वो 60 सेंटीमीटर है। मुझे लगता है आप में से बात स्टूडेंट्स के जहन में फिलहाल क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो यहां मैं मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा हूं, इसके बाद जो पॉइंट्स आएंगे उसमें मैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का फुल स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूं, आप वेट कीजिएगा। अच्छा मेरे स्टूडेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल तो आप समझ गए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वो क्या है? सो माय डियर स्टूडेंट, द सेकंड मेथड इज व्हाट? कौन सा है? दैट इज बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। So my dear students, how we can add vectors by rectangular components? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम वेक्टर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, फाइंड द एक्स कंपोनेंट, फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स। आपको ए वेक्टर दिया हो तो उसका ए एक्स फाइंड करें, बी वेक्टर दिया हो तो बी का एक्स फाइंड करें, सी वेक्टर दिया हो तो सी का एक्स।
अब एक्स कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हो, तो जाकर लेक्चर 1 देखे, मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया है, वहां से आप मालूम कर सकते हो। अगर किसी ने नहीं पढ़ा या नहीं जानते तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स। फिर सेकंड स्टेप है कि फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ, या नहीं, ये स्टेप में फार्मूले में एडजस्ट कर लेता हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो सेकंड स्टेप ऐसा लिखे कि फाइंड द y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स। सारे वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स भी मालूम करें। एंड द थर्ड वन, पुट द वैल्यूज इन रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर। और इधर फॉर्मूला है हमारे स्टूडेंट्स सम ऑफ एक्स, यहां है सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स, और यहां है माय डियर स्टूडेंट्स सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, इसमें पुट करें। ये जो 3 स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो, इस मेथड में किसी वेक्टर का हेड किसी वेक्टर के टेल से ज्वाइन करना जरूरी नहीं, तो इसलिए इसे हेड टू टेल रूल नहीं कहते। ये भी एडिशन है, हर वो प्रोसेस एडिशन है जिससे आखिर में आपको रिजल्टेंट मिल जाता है। इससे भी आखिर में रिजल्टेंट मिला तो ये भी एडिशन है। इससे पहले मेथड भी एडिशन ऑफ फैक्टर था, उसमें भी रिजल्टेंट मिल गया, इसमें भी मिल जाएगा। 2 सवालात। उसको हेड टू टेल रूल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां गिवन वेक्टर का हेड और टेल ज्वाइन करना लाजमी है। इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एडिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम करके आपको रिजल्टेंट मिलता है। सो यहां हमें रिजल्टेंट फ्रॉम कंपोनेंट्स मिलता है, तो ये चीज एडिशन बाय कंपोनेंट्स। और वहां हमें रिजल्टेंट बाय जॉइनिंग द हेड एंड टेल्स ऑफ वेक्टर से मिलता है, तो हेड टू टेल रूल कहते हैं। फर्क दोनों में समझ गए हो। उसको हेड टू टेल रूल को ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, इसको एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं, इसको थ्योरेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहा जाता है। ये एक्यूरेट है, ये एग्जैक्ट आंसर देता है, वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट आंसर देता है। दैट वाज द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन एंड इट इज द थ्योरेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका आंसर एग्जैक्ट होता है अगर आपने कैलकुलेशन में गलती नहीं की। दूसरा क्वेश्चन कि सर ये फार्मूला कहां से आ गया? तो भाई ये फार्मूला हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ले चुके हैं। इस फार्मूले के लिए बात करता हूं, फिर इन स्टेप को अप्लाई करता हूं। याद है आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का लेक्चर देखिए, लेक्चर 1 देख लें। उसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिराइव करने के बाद हमने फार्मूला लिखा था कि वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इट्स वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने लेक्चर नंबर 1 में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से सीखा था, जब हमने प्रूफ किया था कि a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ a हो तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर होगा एडिशन के साथ। तो अगर यहाँ b होगा तो b का मतलब है कि इधर होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। लेकिन अगर यहां r हो, रिजल्टेंट हो, तो फार्मूला बन जाएगा bx की जगह rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं कि रिजल्टेंट इज द सम ऑफ ऑल वेक्टर्स, तो रिजल्टेंट का x सम ऑफ ऑल x कंपोनेंट्स और रिजल्टेंट का y सम ऑफ ऑल y कंपोनेंट्स होगा। बुक में इसको प्रूफ किया है, थोड़ा बहुत मुश्किल मैथड्स इसलिए बच्चे नहीं समझते, मुश्किल भी नहीं है, बुक के स्टेप्स आगे पीछे हुए हैं। सो दैट्स व्हाई आप समझते नहीं हो। हालांकि ये जो फार्मूला मैंने लिखा ये इसका छोटा सा प्रूफ है कि जनाब कोई भी वेक्टर हो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट इट्स एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई अगर वेक्टर की जगह रिजल्टेंट तो इक्वल की जगह इक्वल, रूट की जगह रूट और एक्स कंपोनेंट की जगह रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की जगह वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। लेकिन द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इज द सम ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट्स एंड द वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इज द सम ऑफ ऑल वाई कंपोनेंट्स। जब वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर सारे वेक्टर्स का सम है तो रिजल्टेंट का x सारे वेक्टर के x का सम होगा, रिजल्टेंट का y सारे वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स का सम होगा। अच्छा, अब मैं अप्लाई करूंगा, इसको आपको सिखाना चाहता हूं। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट कर वही वेक्टर ले लेता हूं। एक वेक्टर है a और 30 सेंटीमीटर राइट, और दूसरा वेक्टर है b 50 सेंटीमीटर एंड अप,
उम्मीद है आप समझदार हैं। राइट का मतलब है कि एंगल इज 0 डिग्री और अप का मतलब है कि एंगल इज 90 डिग्री। अब मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगा और आप देखिए मैं रिजल्टेंट आपको कैसे फराहम करता हूं। फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर, पहले इस स्टेप पे नजर रखें। तो मतलब ये है कि मुझे ax मालूम करना है और मुझे bx मालूम करना है। ax मालूम करने का फार्मूला आप जानते हो कि ax इज इक्वल टू a cos थीटा और bx इज इक्वल टू b cos थीटा। ये फर्स्ट लेक्चर की बातें हैं। ax इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 30 और cos ऑफ 0 और bx की वैल्यू मालूम करोगे तो b की वैल्यू कितनी है 50 और b का एंगल कितना है cos ऑफ 90। माय डियर स्टूडेंट cos ऑफ 0 इज 1 तो ax आपको मिल गया 30, cos ऑफ 90 0 तो bx हमें मिल गया 0। देखो ax और bx हमें मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? द नेक्स्ट स्टेप इज दैट फाइंड द y कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स। सो ay भी मालूम करना है और by भी हमें मालूम करके देना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स ay होता है a sin थीटा, by होता है b sin थीटा। कैलकुलेशन आप जानते हैं, a 30 और sin 0 और by b 50 और sin 90। एंगल आप देखें, sin 0 is 0 तो ay is 0 और sin 90 is 1 तो by is 50। तो माय डियर स्टूडेंट मैंने सारे वेक्टर का x कंपोनेंट भी मालूम किया, मैंने सारे वेक्टर्स का y कंपोनेंट भी मालूम किया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो मैं पुट करूंगा, यहां ही पुट करूंगा, ये स्टेप्स मैं रिमूव कर सकता हूं। और अब लास्ट स्टेप ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है कि पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या है, यहां पर है सम ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर और इधर है सम ऑफ y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कीजिएगा और फरमाएं रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट की जगह अंडर रूट, इस ब्रैकेट में स्क्वायर, इस ब्रैकेट में स्क्वायर, दरमियान में प्लस। लेकिन यहां क्या है, सम ऑफ x कंपोनेंट, दो ही तो x कंपोनेंट है, एक a का x कंपोनेंट है और एक b का। अगर तीसरा वेक्टर होगा तो c का भी x कंपोनेंट, चौथा वेक्टर होगा तो d का भी x कंपोनेंट। इधर होगा ay प्लस by, सम ऑफ y कंपोनेंट c हो तो cy, d हो तो dy। अब वैल्यूज पुट करें, देखो यहां फार्मूले में क्या चाहिए, ax मौजूद है, क्या चाहिए bx मौजूद है, क्या चाहिए ay मौजूद है, क्या चाहिए by मौजूद है। तो वैल्यूज पुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद याद रखना अगर इनके साथ साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो सो यू कैन नॉट इग्नोर, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ इसको पुट करोगे, नेगेटिव को इग्नोर नहीं कर सकोगे व्हाइल यूजिंग दिस इक्वेशन और आंसर गलत होगा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सो देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारा आंसर प्रीवियस में चूंकि वही वेक्टर ले लिए कि कितना करीब आता है। जितना करीब होगा उतना आपने हेड टू टेल रूल बेहतरीन परफॉर्म किया। ये एग्जैक्ट आंसर होता है, हेड टू टेल रूल का अप्रोक्सीमेट होता है। चलो ट्राई करें। सो इट इज इक्वल टू ax हमारे पास कितना है, x 30 है और bx 0 है तो इधर आ जाएगा 30 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस ay 0 है और ये 50 है, 50 का स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट r इज इक्वल टू ये है जनाब 30 स्क्वायर, ये 900, शायद 900 है, प्लस 50 स्क्वायर, ये कौन सॉल्व करेगा, मुझे तो याद नहीं है। 50 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 0 क्रॉस 0, 2500, शायद ये है रूट। आप ऐसा करें, इनको ऐड करें, रूट ले लें, आप देख लोगे कि आपका आंसर 60 के आसपास आएगा, या 60 से थोड़ा कम या 60 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है 60 आ जाए लेकिन शायद 60 ना हो। ये आंसर एग्जैक्ट होगा। और इससे पहले हमने हेड टू टेल रूल से जो 60 आंसर निकाला वो अप्रॉक्सीमेट है। अप्रॉक्सीमेट हमेशा एग्जैक्ट के आसपास हो सकता है, एग्जैक्ट के इक्वल ही कम होता है। तो ये जो मेथड है इट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपने एडिशन ऑफ वेक्टर को डिफाइन भी किया, आपने एडिशन ऑफ वेक्टर के दो मेथड्स भी पढ़े, आपने हेड टू टेल रूल और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में फर्क भी समझा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं, दैट इज पॉइंट नंबर, ये था जनाब पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ एडिशन। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, मेथड्स ऑफ एडिशन, हाउ वी कैन एड वेक्टर्स, टू मेथड्स, हेड टू टेल रूल, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पॉइंट नंबर 3 में क्या पढ़ाने वाला हूं, द रूल ऑफ डायरेक्शन। तो याद रखें, देयर इज अ रूल ऑफ डायरेक्शन।
देयर इज अ रूल ऑफ डायरेक्शन, और रूल ऑफ डायरेक्शन ये है कि डायरेक्शन में हमेशा दो बातों का ख्याल रखोगे। रिजल्टेंट, देयर इज अ रूल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन के लिए रूल है, और वो रूल ये है कि डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया जाएगा, और दूसरी बात इट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। वो एंगल डायरेक्शन का होगा जिस एंगल में, याद रखें, जिस एंगल का स्टार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हो और एंटी क्लॉकवाइज हो। इस रूल को मद्देनजर रखें तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करो ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फर्ज करें ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्ज करो यहां पर वेक्टर रिजल्टेंट आया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बना रहा है। ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है और ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है। वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने सीखे हैं, आपने वो लेक्चर नंबर 1 फॉर 2 कंपलसरी। आर एक्स आर वाई, ये एंगल थीटा है। आपको मैंने उस दिन बताया था जो वाई के सामने हो और जो एक्स को टच करे, हम उस एंगल को थीटा कहते हैं वेक्टर्स में। डायरेक्शन क्या होगा? मुझे इस वक्त इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन चाहिए। इट इज रिजल्टेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट आया है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? और फरमाएं। आप कहें सर डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करना होगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से स्टार्ट करें, और एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा, इस तरफ जाना होगा। सो स्टार्ट करें, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट करें, और देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, यहां तक वेक्टर पहुंचा। ये जो ब्लैक मैंने ड्रा किया, ये इस वेक्टर का डायरेक्शन है, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स से स्टार्ट है और एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है ये थीटा के बराबर होता है। जो थीटा है वही डायरेक्शन है। लेकिन अगर माय डियर स्टूडेंट रिजल्टेंट वेक्टर फर्ज करो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, if the resultant is obtained in second quadrant, what you have to do? My dear students, in second quadrant क्या होगा? मसला क्या है? मसला ये है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में इस तरफ x कंपोनेंट बनता है और इस तरफ y कंपोनेंट बनता है। तो y के सामने और x को टच किए अगर कर रहे हैं तो ये थीटा है, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि थीटा के लिए तो रूल ठीक है कि y के सामने है और x को टच कर रहा है, बट डायरेक्शन तो हमें यहां से स्टार्ट करना होगा, पॉजिटिव x एक्सिस से स्टार्ट करना होगा, और एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो इट मीन ये जो रेड लाइन मैंने ड्रा किया है ये इस वेक्टर रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डायरेक्शन ये जो रेड लाइन मैंने ड्रा किया ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है। इस वक्त यहां आपको पता है, बताइए कैसे, किसके बराबर है, कैसे ले सकते हैं? आप कहें सर ऐसा करें और फरमाएं यहां से शुरू करें, और देखो मैं ले रहा हूं यहां तक आ गया। ये टोटल एंगल कितना? 180। ये 180 है, लेकिन इस डायरेक्शन को हासिल करने के लिए आपको इस 180 से इस थीटा को वापस निकालना पड़ेगा। 180 से ये थीटा हटा दीजिए, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। सो सेकंड क्वाड्रेंट में द रूल ऑफ डायरेक्शन इज दैट ऑलवेज द डायरेक्शन इन सेकंड क्वाड्रेंट इज 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, 180 से थीटा को सब्ट्रैक्ट करें तो ये डायरेक्शन होगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, इफ अ वेक्टर अपीयर्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर ये वेक्टर इन थर्ड क्वाड्रेंट हो, फर्ज करें ये हमारे पास है वेक्टर इन थर्ड क्वाड्रेंट, रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो देखिएगा इसका x कंपोनेंट इस तरफ बनता है, y इस तरफ बनता है, तो ये एंगल थीटा होगा, y के सामने x को टच। अब डायरेक्शन क्या होगा? आप कहें सर डायरेक्शन तो यहां से स्टार्ट होगा, तो सर्कुलेट करें प्लीज। आप कहेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज जाएं, ये जो पूरा रेड लाइन है ये पूरा रेड लाइन डायरेक्शन है इस वक्त इस रिजल्टेंट का, रूल ऑफ डायरेक्शन के मुताबिक। लेकिन ये किसके बराबर है? तो बच्चे भी समझ गए होंगे कि सर यहां से देखो डायरेक्शन है 180 पूरा हो गया, लेकिन अभी डायरेक्शन पूरा नहीं हुआ। 180 के साथ ये थीटा भी शामिल करो तब डायरेक्शन पूरा होगा। तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट द डायरेक्शन इज 180 से माइनस थीटा, इन थर्ड क्वाड्रेंट द डायरेक्शन इज 180 प्लस थीटा। सो इन दिस केस द डायरेक्शन इज 180 डिग्री प्लस थीटा। Your assignment is what will be the direction in fourth quadrant? मुझे कमेंट कीजिएगा what will be the value of direction of resultant in fourth quadrant? फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा?
इफ वी हैव सच अ फिगर एंड हमारे पास इस तरह रिजल्टेंट आ जाए, सो इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन शरीफ क्या होगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। उम्मीद है आप सॉल्व करेंगे और अभी से आपको पता चल गया होगा व्हाट इज द रूल ऑफ डायरेक्शन। मुझे आंसर दे, आसान कर लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि इफ दिस एंगल इज 70 डिग्री, तो बताएं डायरेक्शन क्या होगा। मैंने आपको इधर एंगल भी दिया, इस फिगर को गौर से देखें, आप इस फिगर को सोचकर बताएं कि इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी। रूल ऑफ डायरेक्शन अगर आपने डिटेक्ट कर लिया तो आप आंसर भी बता सकते हो। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पॉइंट नंबर 4, द लास्ट पॉइंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। Point number 4, some short tricks. Some short tricks. Some short tricks is for NMDK students. आजकल तो वैसे सिलेबस है फिलहाल, अगर फुल कोर्स होता तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हेल्प करते हैं NMDK, ईटा, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज दिस शॉर्ट ट्रिक्स आर फॉर MCQs। और MCQs जो है वो ज्यादातर NMDK या ईटा टेस्ट के लिए लोग प्रिपेयर करते हैं। बुक के MCQs तो इजी है, आप बिना शॉर्ट ट्रिक्स के भी कर सकते हो। सम शॉर्ट ट्रिक्स आर देयर। शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि अगर दो वेक्टर्स हो और उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, तो याद रखना द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द डायरेक्ट सम। रिजल्टेंट डायरेक्ट सम के बराबर है। डायरेक्ट सम प्रोसेस मत करो, बस उनकी वैल्यू ऐड करो, वही होगा। यानी अगर एक वेक्टर 10 है और दूसरा वेक्टर 20 है और इन दोनों का एंगल 0 है, तो याद रखना रिजल्टेंट 30 होगा, इनके डायरेक्ट सम के बराबर होगा। अगर माय डियर स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो, तो याद रखना फिर रिजल्टेंट जो होता है वो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन, यानी अगर एक वेक्टर हो 20 और दूसरा वेक्टर हो 15 और इनके दरमियान 180 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 5। किसी मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर MCQ सॉल्व कर रहे हो और दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बस उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लो, वही उनका रिजल्टेंट की वैल्यू होगी। द थर्ड शॉर्ट स्टेप इज इफ एंगल इज 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा माय डियर स्टूडेंट्स, सो फिर क्या होगा, 90 डिग्री वाले के लिए रिजल्टेंट हमेशा होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर अंडर रूट। यानी अगर मैं कहूं कि A is 4 और B is 3 और दोनों के दरमियान एंगल 90 है, समझ गए हैं। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, द रिजल्टेंट विल बी 5। द लास्ट शॉर्ट ट्रिक, द लास्ट शॉर्ट ट्रिक जो है वो क्या होगा, द लास्ट शॉर्ट ट्रिक जो है, लास्ट शॉर्ट ट्रिक ये है कि इफ एंगल इज नाइदर 0, angle is neither 90 and angle is neither 0 nor 90 nor क्या होगा, nor 180। अगर 0 भी ना हो, 180 भी ना हो और 90 भी ना हो, 35 हो, 30 हो, 40 हो, 70 हो, 120 हो, 160 हो, 170 हो, 10 हो, जो भी हो, बस ये तीन ना हो, तो उस केस में रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट। रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर एंड इंटू कॉस ऑफ थीटा, जो एंगल यहां हो। यानी फर्ज करो मैं आपसे कहूं कि दो वेक्टर्स का एंगल है 30 डिग्री, तो इधर आपने 30 पुट करना है और यहां आपने सेकेंड वेक्टर की वैल्यू, फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू, सेकेंड वेक्टर की वैल्यू, फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू। इट इज अ शॉर्ट ट्रिक टू गेट द रिजल्टेंट व्हेन एंगल अमंग वेक्टर्स इज नॉट 0, 90 एंड 180। फिर आप ये यूज करोगे। मैं आपको एक MCQ दे रहा हूं, आप सब ने इसको ट्राई करना है और मुझे आप आंसर सेंड कर सकते हैं कि इस MCQ का आंसर क्या है। क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं, judgment question, and the question my dear student is if
vector A is equal to, if vector A is equal to 10 units and vector B is equal to 20 units and they are neither parallel और nor एंटी पैरेलल, ना ये वेक्टर पैरेलल हैं और ना ये एंटी पैरेलल हैं, then the impossible value of resultant क्या होगा? ऑप्शन ए, that will be 10 units. ऑप्शन बी, that will be 30 units. और ऑप्शन सी, that will be 25 units. और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इनमें से कौन सी वैल्यू इम्पॉसिबल है इस केस में? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सॉल्व कर लोगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात रहेगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।